माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29 के तहत नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा हो रही है। मेरा मानना है कि सरकार का प्रादेशिक विकास के साथ कोई इनका विश्वास ही नहीं है। यह केवल स्वयं के विकास में ही विश्वास करते हैं। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. क्यों आज जिस तरह की अवस्था बनी, जैसा मैं चर्चा करूं आपसे कि साधारणतया विकास में स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर निगम तथा यूआईटी या विकास प्राधिकरण पर निर्भर रहती हैं और इनको आपने पूरी तरह प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु बना रखा है, जिसके कारण जनता को किसी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो रही है। और उसमें मुख्य कारण उनके आर्थिक संसाधन तो एक पक्ष है, लेकिन साथ में लगातार सरकार के हस्तक्षेप और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है। बड़ी घोषणा की थी, सारे शहरों के मास्टर प्लान बनेंगे। बताया जाए उत्तर में कितने शहरों का मास्टर प्लान बन गया, स्वीकृत तो बना और साथ में स्वीकृत हो गया, और उसके लिए फिर आर्थिक व्यवस्था क्या रखी, तो लगेगा कि केवल जबानी घोषणाएं थी। और अजमेर का तो हाल ही में अभी घोषित जरूर हुआ, लेकिन उसके कारण जोनल प्लानिंग उसकी कहीं नहीं है, और बिना जोनल प्लानिंग के उसका कुछ होगा नहीं। क्यों इनका विश्वास है इनको पंगु बनाया जाए। और भी हाल ही में किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है। जयपुर नगर निगम की जो समितियां बनी, उन समितियों को विधिवत बनी 90 दिन के अंदर सरकार को भेज दी और उसके बाद उनको निरस्त कर दिया। इसी तरह अजमेर के पुष्कर नगर पालिका का ये हाल किया, समितियां बना के भेज दी क्योंकि आपके मनोनुकूल नहीं थी, और उसके बाद तुरंत उस पर आपने जो है नगर अपने हिसाब से समितियां बना दी। यानी इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप आपने वार्डों का तो अपने हिसाब से गठन करके, हालांकि उसमें भी आप ज्यादा सफल नहीं हुए। अजमेर में खूब किया, कोई वार्ड कितने का, कोई वार्ड चौगुना जनसंख्या, कोई नियम बनना चाहिए कि प्रत्येक वार्ड समान जनसंख्या का बनेगा। मैं मांग करूंगा कि इस प्रकार का कहीं कानून बने कि सारे नगर पालिका, नगर परिषदें, नगर निगमों के जब वार्डों का पुनर्गठन हो उसमें जनसंख्या समान रूप से हो। लेकिन ये तो अपने अनुसार करेंगे, और जब अपने अनुसार करेंगे तो उसमें राजनीतिक स्वार्थ होगा, और उसके कारण से विकास कैसे होगा। कह रहे थे छोटे छोटे वार्ड बन गए, छोटे वार्ड तो बनाओ, लेकिन छोटे वार्ड कितने बनाओ और किस प्रकार से बनाओ, इस पर तो कहीं ना कहीं कोई चर्चा होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जब घोषणाएं होती हैं विकास की, तो एडीए या वहां पे जेडीए और साथ में कुछ शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में विधायकों का कोई रोल नहीं है। विधायक उसके सदस्य नहीं बनाए जाते, एडीए और जेडीए में भी सदस्य नहीं बनाए जाते, जनप्रतिनिधि हैं, आखिर लाखों के वोटों से वो जीत करके आए हैं, लेकिन उसमें उनकी सहभागिता नहीं। आखिर क्या विकास कर रहे हो। जब स्मार्ट सिटी का होता है हम जिलाधीश महोदय से पूछते हैं, कहते हैं आपको बता दिया जाएगा, एक बार केवल मीटिंग की, लेकिन उसके अंदर कहीं प्रोजेक्ट में कौन से जनता के उपयोगी हैं, आखिर उसकी जानकारी कौन सा, क्या अफसर जो अपने हिसाब से बनाएंगे। अभी हमारे पहले मंत्री महोदय यहाँ थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने बना के भेजे। मोदी जी ने उस समय स्मार्ट सिटी की प्लानिंग नहीं भेजी, उन्होंने रुपए भेजे, उस समय प्लानिंग बनी। लेकिन मैं अजमेर के बारे में कह सकता हूं, जो प्लानिंग हमने सरकार ने बनाई उसमें आपने रातों रात परिवर्तन किया। अब आकर के हमारा ब्रह्मपुरी नाला है, उसको ढकने की, कवर करने की योजना इन अधिकारियों ने स्वीकृत किया, और अब इस सरकार के आते ही उसका शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन उसको आते ही निरस्त कर दिया। और अभी तो और जनता की भावना तो ठीक रही, लेकिन कलेक्ट्रेट का भवन इस स्मार्ट सिटी के पैसे से बन रहा है। यानी ये कहां लिखा था कि कलेक्ट्रेट का भवन आखिर सरकार पैसे दे, लेकिन स्मार्ट सिटी से बनेगा। यानी कि स्मार्ट सिटी के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, और क्योंकि उसमें जनप्रतिनिधि बैठते नहीं, तो मेरे मांग है सरकार से, इस यूआईटीज में, विकास प्राधिकरणों में और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में
स्थानीय एमएलए किसी भी पार्टी का हो वो उसके सदस्य बनाए जाने चाहिए, ताकि उन सदस्यता में उनकी कहीं ना कहीं रोल होता बता सकें कि वास्तव में आवश्यकता क्या है। लेकिन कोई पूछे जब बता हो जोड़ेंगे तो वो हिसाब किताब हम पूछेंगे, और हिसाब किताब इस प्रकार से बन रहा है कि अफसरों को कमीशन कहाँ ज्यादा मिलता है उसी प्रकार की योजनाएं वो आगे ला करके स्वीकृत कर रहे हैं। यानी इस प्रकार का ये ढांचा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विकास नाम की कोई केवल बात करना, केवल घोषणाएं होंगी। इसलिए मेरी मांग है कि इस प्रकार का विधान किया जाए कि स्थानीय सदस्य विधानसभा के उसके सदस्य बने। माननीय सभापति महोदय, मैं यदि आगे बढ़ूं तो सरकार हमारे अजमेर में एडीए है या कहीं जेडीए होगा, योजनाएं तो बनाते हैं लेकिन उस योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से नहीं होता। मैं उदाहरण दूंगा अजमेर का। सन 2000 में महाराणा प्रताप नगर योजना बनी, लेकिन आज तक वहां पे पेयजल का प्रबंधन नहीं। 2007 में हमारी सरकार थी, पृथ्वीराज नगर योजना बनी, और आज 14 वर्ष हो गए, सरकारें आई और गई, लेकिन वहां पे आज भी न तो पाइपलाइन है न बिजली को सुनिश्चित व्यवस्था है, और यहां तक के अधिकांश प्लाटों के कब्जे भी आवंटियों को नहीं दिए गए। यानी ये व्यवस्था है, यानी 14 साल के अंदर आपने आवंटियों को यदि कब्जा नहीं दोगे तो किस प्रकार से वहां पे अपने मकान का निर्माण होगा। और उसके बाद आपकी सरकार आई 2011 के अंदर, डीडी पुरम आपने योजना बनाई, कुछ वर्ष पूर्व उसके बाद विजय राजे सिंधिया नगर बना, पंचशील ई ब्लॉक बना, लेकिन उसमें भी पेयजल और बिजली नहीं, केवल प्लाटों को आवंटित करके जनता से पैसा तो लूट लिया जाता है, लेकिन वहां के विकास न होने के कारण किसी प्रकार की वहां की व्यवस्था नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति आज बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, आज इन प्राधिकरणों में बड़ी संख्या में भू उपयोग परिवर्तन और नियमन के प्रकरण बकाया हैं। इस कारण से क्षेत्रवासी आवासों का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। जब नहीं बनाएंगे, अनुमति नहीं होगी, तो फिर धड़ाधड़ वो दूसरे प्रकार से बनाते हैं और बाद में फिर कहते हैं इसको या तो रेगुलाइज पेनल्टी दो या इसको आप जो है तोड़ो। यानी इस प्रकार का समयबद्ध इसका क्यों नहीं बनाते हो, समयबद्ध उनका नियमन क्यों नहीं करते हो। तो इस प्रकार की स्थिति बनी है, उसमें मेरा आपसे मांग है आपके माध्यम से कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे। स्मार्ट सिटी की बात में चर्चा कर ही रहा था, और कुछ प्लान शुरू भी हुए, इतने धीमी गति से हो रहे हैं, जैसे धीमी गति के समाचारों से भी बहुत कम धीमी गति। मेरा एलिवेटेड रोड बन रहा है, तय था जून 2021 तक उसको पूरा करेंगे, अभी तो साल 2 साल तो आराम से कहीं पता नहीं। उसके कारण से कितनी परेशानियां हो रही हैं जनता को, सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, अजमेर की जनता परेशान है, सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं किसी प्रकार कोई स्कूटर वाला जाता है तो रोज गिरता है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। और उसके बाद सीवरेज की प्लान बनी, कितनी तकनीकी खामियां हैं जिसकी शायद वर्णन मैं करूंगा तो काफी समय उसी में लग जाएगा। और यहां तक के बात हुई थी कि 24 घंटे के लिए पानी देंगे। हमने योजना बनाई, कहीं पैसा नहीं था तो स्मार्ट सिटी से भी दिया, लेकिन आज भी वही 48 घंटे में और 72 घंटे में अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है ना, लेकिन पानी 48 घंटे और 72 घंटे में दोगे, और टेल एंड पे तो पानी नहीं पहुंचेगा। अधिकारियों कह करके, बांसुरी बजा बजा करके हम थक गए, लेकिन अधिकारियों के कानों पे क्यों तक नहीं। एक अफसर आता है चला जाता है, बड़ा मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उसके अलावा इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। और साथ में, और यदि मैं जिक्र करूं और किस प्रकार का योजना बनाते हैं, वहां पे एक मोइना इस्लामी स्कूल है, पास में निगम का बड़ा ग्राउंड है जहां बच्चे खेलते करते हैं, और वहां पे पार्किंग बनाने जा रहे हैं। अरे वहां पार्किंग बना करके स्कूल का सत्यानाश करोगे, स्कूल के बच्चों को क्या वो जो है पढ़ाई कर पाएंगे। इस प्रकार की योजनाएं बना करके सारा अजमेर के सत्यानाश कर रहे हैं। और उसके बाद मैं यदि बात करूं आपसे नगर निगम की, नगर निगम में आज आबादी विस्तार हो रहा है। मेरे फायसागर रोड पर लगभग 24 नई कॉलोनियां बनी हैं, आवासीय कॉलोनियां बस चुकी हैं, लेकिन वो निगम सीमा से बाहर होने के कारण उनकी सफाई व्यवस्था, उनके विकास का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। वो आते हैं, नगर निगम कहती है हमारे क्षेत्र में नहीं, पंचायतें उनकी चर्चा नहीं करते। इस प्रकार मेरी मांग है कि इन सारे कॉलोनियों को निगम में साथ जोड़ा जाए
और यहाँ तक जब विकास की बात विधायकों से ही पैसा देते हैं, वो कहते हैं इसका 90A नहीं हुआ, इसके कारण से इसका विकास नहीं हो सकता। तो 90A ऐसे सारे एरिया का करो ताकि कम से कम नहीं तो MLA MP के फंड से तो वहाँ थोड़ा सा विकास करा सकें, नहीं तो वहाँ के लोगों का बड़ा जीना दूभर हो गया है। वो बरसात के दिनों में तो पानी इतने खड्डे भरे पड़े रहते हैं कि वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आऊँ यदि अतिक्रमण पर, तो आज अजमेर में तो क्या, वैसे तो सभी शहरों की समस्या है, लेकिन अजमेर में अतिक्रमण भरमार हो रहे हैं। और यहाँ तक के यदि मैं 2-4 स्थान में इंद्रकोट, भाटा भाव, दरगाह संपर्क योजना, चौरसिया आवास, नौसर, रातीडांग, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने, जब बरसात तेज आती है मकान ढहता है तो नीचे के सारे मकानों के भी जान का नुकसान 2-3 बार हो चुका है। और अतिक्रमण मकान पहाड़ी पे बन रहे हैं। और यदि शिकायत करते हैं प्रशासन को, मेरे ध्यान है कि पहले जो कलेक्टर से बात हुई, तय हुआ कि जमीन किसकी है, कोई कहता है नगर निगम की है, कोई कहता है ADA की है, कोई कहता है वन विभाग की है, यानी यही नहीं पता कि वो किसके हैं। तो वहां पे अवैध रूप से जिसको चाहे आज भी बन रहे अधिकारी आंखों से देखते हैं, लेकिन उधर से सीधा निकल जाते हैं। इसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। और मेरा तो आरोप है इसमें कई बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भी आकर के मकान बना लिए हैं, जिसके कारण से अजमेर की जनता के आज वहां पे कानून व्यवस्था भी खतरे में है। तो इस प्रकार वहां पे बांग्लादेशियों की पहचान करके वहां पे पहाड़ियों पे कोई मकान नहीं बना सके, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे मांग है आपके माध्यम से कि मंत्री जी इस पे भी एक कठोरता से इस पे कार्रवाई करें। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी चर्चा चल रही थी अन्नपूर्णा योजना की, और हमने इंदिरा रसोई योजना की। हमारे समय भी हमने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की। हर गरीब को 8 रुपए और 5 रुपए में भोजन मिला करता था, लेकिन इनको अन्नपूर्णा से चिढ़ है, आपको भामाशाह के नाम से चिढ़ है, आपको डॉक्टर राधाकृष्णन से चिढ़ है, आपको तो केवल इंदिरा प्रियदर्शनी, राजी, सोनिया, राहुल जैसे देवी देवताओं के नाम से ही प्रेम है। अरे भाई, उनसे तो प्रेम करो, ये आपका है, लेकिन कम से कम अरे अन्नपूर्णा से क्यों आपको चिढ़ है, ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। जब जवाब दें तो इसका बताएं कि आगे चिढ़ क्यों है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आप इस मामले में व्यवस्था करें कि अन्नपूर्णा जब चल रही थी, भाई अन्नपूर्णा कोई बीजेपी की नेता नहीं थी, वह तो एक देवी थी, जरा उस पर तो कहीं कहीं आप थोड़ा सोचते, लेकिन नहीं, क्यों नंबर बढ़ाने, उसके कारण से मेरी सरकार बनी रहेगी। इस प्रकार का जो सरकार का सोच है उसमें ये विचार करें कि इस प्रकार का कहीं ठीक नहीं है। और आगे मैं एक बात और जोड़ूंगा, मत पढ़ना आप, चोमू से आने वाले माने सदस्य के चक्कर में मत पड़ो आप। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं आज तक किसी के चक्कर में ना आऊंगा तो आपके चक्कर में आऊंगा। नहीं, आप तो 40 साल अपने स्थान पे जाइए, आप तो 40 साल पहले ये फूफा जी और भतीजे का मामला है, मत करिए, अपने स्थान पे जाइए। पड़ गए चक्कर में। सभापति महोदय, हमारी सरकार में जैसा मैंने कहा, नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर परिषदों की आर्थिक स्थिति खराब है। हमारी सरकार ने नगर पालिकाओं को 50-50 लाख का अनुदान दिया था, नगर परिषदों को दिया था, नगर निगमों को दिया था। तो सरकार से मांग करूंगा कि इनके विकास के लिए आप पर्याप्त राशि वह उपलब्ध कराओ, तो निश्चित रूप से करेंगे। और तीसरा मेरा कहना है कि आज निर्माण के काम हो रहे हैं, आप टेंडर पास करते हो, टेंडर 30 से 40% बिलो वाले को आप जो है उसके निर्माण काम के देते हो वर्क ऑर्डर, तो 40% यदि बिलो पे जाएगा, उसका 10-20% वो भी कमाएगा, तो माल क्या लगाएगा। तो उस प्रकार का घटिया निर्माण होता है जो हर साल उसके ऊपर वही ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर जा रहा है। यानी सरकार का विकास के नाम पर केवल पैसा, और वो परसेंटेज है क्या है ये तो आप तय कर लेना, लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति बनी है वो आज बड़ी शर्मनाक स्थिति बनी है। उस पर भी कहीं ना कहीं नियम बंधन बनाए जाने चाहिए। और साथ में जैसा मैंने कहा कि आज शहर पे अवैध जो निर्माण है उसके कारण से आज फुटपाथ बचे ही नहीं है। यानी व्यक्ति पैदल चले तो चले कहाँ, हर जगह पूरा लोगों ने कब्जा कर रखा है। जरा उस पर फुटपाथ की व्यवस्था की बात करें। अवैध इमारतें, होटलें बनती जा रही हैं, वो नहीं है, इस पर कहीं न कहीं गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। एक बात जो आज़ादी के बाद हमारे समाज के लोग और पाकिस्तान से बहुत बड़े दुकानदार आए, आते ही उनको दुकानें दे दी गई, कुछ लीज पे दी गई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनसे पैसा लेना बंद कर दिया किराए का।
हमारी सरकार ने यहाँ पे सन 18 के अंदर उनके सारा विचार किया और उनको 99 साल के लीज किया, एक ऑर्डर भी निकाल दिया कि हर व्यक्ति इतने पैसे जमा कराएगा। पैसा 31 दिसंबर तक जमा कराना था। आचार संहिता और हमारी सरकार चली गई, आज 2.5 साल हो गए, आपने उस पर कहीं विचार नहीं किया। मेरी आपके माध्यम से मांग है उन 800 दुकानदारों को वे दुकानें भी लीज पे दी जाएं और साथ में उनको छत के उपयोग की भी जो हमने घोषणा की थी उसको भी आप करें, तब जाकर के इस प्रकार की व्यवस्था होगी। साथ ही सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता रहनी चाहिए, सबकी इच्छा है, तो वहाँ पे आपके टॉयलेट्स वगैरह तो सब जगह बन गए, लेकिन साथ में जो सफाई है, आखिर इतना बड़ा एरिया बढ़ता जा रहा है, सफाई कर्मचारी की संख्या हर आपके निकाय के अंदर बढ़ाए जाएं, उसके बिना होगा नहीं। और साथ के अंदर इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मैंने कहा आवासीय नक्शे पास नहीं हुए, उनका किया जाए। कचरा बहुत निकलता है, कचरे के निस्तारण की भी कोई योजना नहीं, यानी बहुत ऊंचे मीटरों तक ऊंचाई पे कचरा ही कचरा भरा पड़ा, जो आसपास दुर्गंध वालता है। आज भी मैं नसीराबाद रोड से अजमेर से निकलूंगा तो पता नहीं मिलियन टन का कचरा भरा पड़ा है। उसके लिए घोषणा होती है कि हम प्लांट लगाएंगे, लेकिन उसके प्लांट का कहीं कोई अभी तक सरकार ने आगे कोई गति नहीं पकड़ी। और मैंने जैसा निवेदन किया कि निगमों की हालत खराब है, उसके लिए मेरे 2 सुझाव हैं कि निगम सीमा के अंदर जो रिक्त जमीन है वह निगम को ट्रांसफर की जाए ताकि उससे उनका आय का साधन बढ़ सके। और साथ में जो विकास प्राधिकरणों ने जो कॉलोनियां विकसित कर दी हैं वह निगम को ट्रांसफर करे ताकि उनकी कहीं ना कहीं आय बने, नहीं तो आय के बिना तो मैं समझता हूं कहीं कोई विचार आगे बढ़ेगा नहीं। और इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से एक सबसे बड़ी समस्या जो शहरों में, मैं 2 बातें कह के अपनी बात पूरी करूंगा, कि जो पेरा फेरी गाँव हैं और साथ में जो शहरों के अंदर सड़क खोदी जाती है, कभी तो सड़क PWD खोलता है, कभी सड़क PHED खोदता है, कभी आजकल नई गैस पाइप डालने वाली कंपनियां खोदती हैं, और कहीं ये जो टेलीफोन वाले आते हैं ये खोदते हैं। सड़क एक बनाता है, दूसरे दिन खुदती हैं। इन सड़कों के खुदने का कहीं नहीं है। कहीं जिलाधीश स्तर पर एक बार कमेटी भी बनी कि कम से कम 1 साल तो न खुदे, करोड़ रुपए तो पैसा नहीं, फिर कहीं से पैसा आ गया, सड़क बन गई, लेकिन दूसरे दिन खुद गई, और खुदने के बाद कहा जाता है उसके अंदर रिपेयर करेंगे तो 2 फीट 3 फीट तो खोदते हैं। उसका जो पास की खुदती, अभी भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा, इसका किसी प्रकार का कोई नहीं है। तो टेंडर में इस प्रकार की शर्तें डाली जाएं कि वह सड़क पूरी तरह बने ताकि राहगीरों को लाभ मिले और शहर का विकास हो सके। इतना यदि व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि विकास में कहीं ना कहीं हम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं भी दे सकेंगे, उनको राहत भी सकेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।